नमस्कार। आज आपका पसंदीदा कीनोट कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के जयपुर स्टूडियो से बाहर निकलकर देवभूमि उत्तराखंड में आ गया है और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बेहद विनम्र, बेहद सरल, शालीन, लेकिन नो नॉनसेंस और अपने कड़े निर्णयों के लिए पूरे देश में विख्यात उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा और उत्साही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। धामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। धामी साहब, आपके बारे में और उत्तराखंड के विकास के बारे में प्रश्नों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करें। ये तो सबको मालूम है कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम्बल परिवेश से आते हैं, आपके पिताजी फौज में थे, लेकिन आप उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ गए और आपका इरादा शुरू में वहीं सेटल होने का था। तो फिर बाद में ये उत्तराखंड की एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कैसे मन बना? देखिए, मेरी शिक्षा बचपन से कई स्थानों पर हुई। जैसे मैं पिथौरागढ़ जनपद में पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र, आज जो हमारा करनाली छीना है उसके पास डीडीहाट क्षेत्र में पड़ता है। तब डीडीहाट तहसील होती थी हमारी। उसके बाद मैंने 5-6 साल तक, जब मेरी आयु होगी तो उसके बाद मैं खटीमा आ गया था। मैंने खटीमा में पढ़ाई करी कक्षा 7 तक। अच्छा। फिर 3 साल मैंने मध्य प्रदेश सागर में पढ़ाई करी। तो मैं पिताजी में था और मैंने 10th तक की पढ़ाई वहाँ करी। उसके बाद फिर से मैं खटीमा आया, फिर उच्च शिक्षा के लिए फिर मैं लखनऊ चला गया और बचपन से ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अनेक सारी जिम्मेदारियां विद्यार्थी परिषद में भी होती रही और करते करते सामाजिक क्षेत्र में, विद्यार्थी संगठन में, छात्रों के बीच में, और फिर उत्तराखंड बन गया उसी दौरान। तो फिर उत्तराखंड में कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड बन गया तो आपको लगा बड़ा कॉम्पैक्ट सा एरिया है, यहाँ अपन एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। वो देखिए, उत्तराखंड तो नया बना था और चूंकि मैं पहले से भी छात्र राजनीति में था, मैं युवा मोर्चा में काम करना चाहता था और मैंने अपनी इच्छा अपने संगठन के उच्च अधिकारियों को बताई भी थी सभी को। तो उन्होंने हमको कहा कि भाई जब मौका होगा आप देखेंगे। और मैं फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और मैंने लगातार 7 सालों तक काम किया यहाँ पर। और फिर जैसे जैसे संगठन की योजना होती रही वैसे वैसे हम काम जैसा उन्होंने। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रहे। तो जब 2021 में तीरथ रावत साहब ने जब इस्तीफा दिया था, तब आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। तो लोग इस पे थोड़ा आश्चर्य करते हैं कि एकदम क्या प्रतिभा। अब देखिए, तो हमारे संगठन के जो हमारे अधिकारी होते हैं, हमारे सब सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो सब आकलन करते हैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप कौन कहाँ पर काम कर सकता है। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई पद की दावेदारी भी नहीं करी थी। और उस समय तो कोई ऐसा समय भी नहीं था उस समय कि किसी को तो अचानक ही मुझे भी उसी दिन पता लगा जिस दिन जो है विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, उसके उसी में पता अनाउंसमेंट होता है। पहले से कुछ ऐसा बताया भी नहीं गया था। मैं समझता हूँ ये हमारे संगठन में ही होता है कि किसी भी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और उसके लिए कोई लॉबिंग इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, सबका अपना धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे जिम्मेदारी दी और मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने उसके बाद उसको काम को किया यहाँ पर जैसा उनका मार्गदर्शन रहा। एक और विचित्र बात आपके साथ जुड़ी हुई है कि खटीमा से आप थे 2 बार और वहीं से मुख्यमंत्री बने, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपको जीतने की, ये प्रश्न आपको वैसे बार बार सुनने को आता होगा, तो जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वहाँ आपको हार का सामना। देखिए, अब वो चूँकि जनता का निर्णय था और उस पर क्या उन्होंने जो भी किया होगा उस समय मैं जा भी कम पाया उस समय और कई सारी जो है भ्रांतियाँ भी वहाँ पर क्षेत्र में हुई। और यहाँ एक मिथक भी था कि हर बार सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं होती है। तो वहाँ भी लोगों के मन में था कि भाई पता नहीं सरकार आएगी नहीं आएगी, इस धोखे में भी लोग आ गए।
और जो परिणाम आया हमने उसको सिर माथे से लगाया। मैं अपने पार्टी का, अपने उत्तराखंड राज्य के लोगों का, कि उन्होंने पहली बार मुझे भी पार्टी ने मौका दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि 22 सालों के राज्य स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड राज्य में एक मिथक टूटा और एक परिपाटी थी यहाँ। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो इस बार जब आपने चंपावत में लड़ा तो 55,000 वोटों से आप जीते। हाँ, 55,000 वोट भी थे। कुल 62,000 वोटों में से 55,000 वोटों की माने अंतर था। 55,000 वही मैं कह रहा हूँ, 55,000 से और मुझे वहाँ पर 58,000 वोट मिले थे। और उसमें से कुल मत जो पड़े थे वो 94% मत थे। और वो दोनों ही सीटें चंपावत और खटीमा आपस में एक साथ लगी हुई सीटें हैं। तो चंपावत के लोगों का भी मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे जो थोड़ा सा एक ऐसा लगा था कि हमको जो है थोड़ा ताकत मिलनी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि पार्टी ने फैसला ले लिया था कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री की मैंने शपथ भी ले ली थी। तो चंपावत के लोगों ने उस में मुझे ऊर्जा, प्रोत्साहन की सरकार के लिए लोगों का वो प्रोत्साहन दिया। तो मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा, हमेशा। वहाँ के विकास के लिए बहुत सीधे लोग हैं उस क्षेत्र को। वो क्षेत्र हमारा सीमांत क्षेत्र है और वो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी बद्रीनाथ के चुनाव में आप लोगों का नहीं हो पाया था, हालांकि वहाँ शुरू में जो कांग्रेस विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और फिर भी वो सीट लूज हो गई थी। उसको देखते हुए ऐसा लगता था इस बार केदारनाथ सीट भी टफ होगी। तो आपको क्या लगता था, वास्तव में चुनौती भरा था या आसान लग रहा था? देखिए, वो बद्रीनाथ का विषय थोड़ा अलग था और बद्रीनाथ सीट पहले से भी कांग्रेस पार्टी की थी। चूँकि वहाँ से हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे और सामान्य चुनाव में भी वो सीट कांग्रेस को चली गई थी। फिर कांग्रेस को चली गई, उसमें नई बात कुछ नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको बड़ा प्रचारित किया कि हम बद्रीनाथ जीत गए, हम उसके बाद उससे पहले अयोध्या जीत गए, अब केदारनाथ की बारी है। तो मेरे से भी आप जैसे सज्जन लोगों ने पूछा आपका क्या कहना है, तो मैंने कहा कि ये जो बद्रीनाथ, अयोध्या ये जो कह रहे हैं, इस सब पर बड़ा ब्रेक लगेगा और इनका भ्रम यही टूटेगा। और बाबा केदार की कृपा से वो भ्रम टूट गया और बुरी तरह टूटा। और इस चुनाव में तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने कहा सेमीफाइनल मैच है। तो मैंने कहा जिस दिन रिजल्ट आया कि जो सेमीफाइनल में बाहर हो गए फाइनल में कहाँ से आएंगे, बताइए। और दूसरा उन्होंने कहा कि पुष्कर धामी सरकार के खिलाफ जो है ये विश्वास मत है। तो जनता ने विश्वास मत भी दिया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। केदारनाथ के विकास के लिए जो मोदी साहब ने अलग से पैकेज दिया, इतना बजट दिया, इतनी योजनाएं, उसका भी काफी सहयोग रहा होगा इसमें। देखिए, ये जीत मोदी जी की जीत है। ये जीत देखिए विकास की जीत है। ये जीत केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। ये सनातन की जीत है। ये हार क्षेत्रवाद फैलाने वालों की हार है। ये हार जातिवाद फैलाने वालों की हार है। ये झूठ और भ्रम की जो राजनीति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, ये हार उनकी हार है। और ये हार ही नहीं है, इनकी महाहार है, क्योंकि इन्होंने झूठ और प्रपंच की पूरी एक पराकाष्ठा से नीचे जाकर जो है निम्नतम स्तर पर राजनीति की है। कभी यात्रा को डाइवर्ट करने की बात करी, कभी इन्होंने केदारनाथ की शिला ले जाने की बात करी, तमाम प्रकार के ऐसे आरोप। और मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और केदारनाथ क्षेत्र की महान जनता को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद इन्हीं सारी शंकाएं, सारे भ्रम, सारे झूठ, इन सब से जो है पर्दा हटा दिया। तो चलिए, विधानसभा का तो मामला साफ हुआ। अब नगरीय निकायों के चुनाव फिर सामने, दिसंबर के मध्य में कहते हैं नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। तो पहले भी बीजेपी का उसमें अपर हैंड है, तो अब फिर उसके लिए कोई कार्य योजना आप बना रहे हैं? नहीं, हमारी कार्य योजना पहले से तैयार है। देखिए, कार्य योजना कोई चुनाव के लिए अलग से नहीं बनाते हम लगातार काम करते हैं और एक दिन भी रुके बिना, एक दिन भी कहीं विश्राम किए बिना, एक पल और एक क्षण राज्य की जो तरक्की है, राज्य का विकास है, राज्य के लोगों के लिए जो अच्छा काम हो सकता है, उसके लिए मैं स्वयं भी करता हूँ, पूरी सरकार भी करती है, हमारी पार्टी के लोग भी करते हैं।
इसलिए हमको चुनाव के लिए अलग से तैयार नहीं होना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी चुनाव आएंगे उस सारे चुनाव में जनता ने जैसे केदारनाथ में, जैसे हमको बागेश्वर में आशीर्वाद दिया, वैसे ही जनता हमको नगर निकाय में भी आशीर्वाद देगी। चलिए, तो आप तो कड़े निर्णयों के लिए, कठोर निर्णयों के लिए प्रसिद्ध होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यूसीसी एक ऐसा विषय है जो आपसे जुड़ा हुआ है और पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी का कानून विधानसभा में पारित करा लिया। इसको किस तरह की उपलब्धि के रूप में देखते हैं आप? देखिए, यूसीसी ये हमारी पार्टी का देश की आज़ादी के बाद से लेकर लगातार एक जो है संकल्प रहा है कि देश के अंदर एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और भारत के संविधान में जब उसका संविधान बन रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अन्य लोग, उन्होंने भी अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया है कि राज्य अपनी सुविधा के अनुरूप या अपने जब भी उनको इसकी आवश्यकता हो अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। और हमने ये चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष गए थे। उस समय हमने ये संकल्प रखा था कि हमारी सरकार गठन होते ही हम सबसे पहला निर्णय यूसीसी को राज्य के अंदर लाएंगे और हमने ये वायदा निभाया है। इसको लागू कराने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में समिति बनाई है और 24 अक्टूबर कहते हैं कि इसका अनुपालना पूरी करने का एक कोई टारगेट था, तो अभी हुआ नहीं पूरा काम? नहीं, पूरा हो गया। देखिए, ऐसा है, हमने रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उसने 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों से उनके मंतव्य एकत्र किए थे। उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दिया। हमने वो विधेयक के रूप में मंत्रिमंडल में रखा। मंत्रिमंडल के बाद हमने अपने महाधिवक्ता से लेकर विधि विभाग, हमारा अन्य विभाग, सब विभागों ने उस पर चर्चा करने के बाद हम उसको कैबिनेट में लाए। कैबिनेट ने उसको सर्वसम्मति से पास किया। उसके बाद विधानसभा में हम लेकर आए। हमने विधेयक बनाकर विधेयक के रूप में पारित किया। फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको जो है उसमें अपनी मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद अब हम उसको लागू करने के लिए एक्ट बना, एक्ट भी बन गया है हमारा, नियम बना है, एक्ट नियम बन गया है, वो सारा बन गया है। लेकिन उसके बाद उसकी बड़ी एक ट्रेनिंग होनी होती है। उसमें हजारों लोगों को काम करना होता है। बहुत सारे ऐप बन रहे हैं, घर में बैठ के ही लोग जो है अपने बहुत सारे काम जो दफ्तरों में आज जाकर करते हैं वो उनके घर से ही हो जाएंगे। तो उस प्रक्रिया में समय लग रहा है, बाकी उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर विघ्न संतोषी लोग हैं, वो किसी भी बात पर जो है थोड़ी थोड़ी बातों पर यहाँ बात करते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं होता इस प्रकार की चर्चा शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो हमें लागू करना है। उत्तराखंड की जनता के साथ हमने वायदा किया है। हमने अपना 95% वायदा निभा दिया है, 5% बचा हुआ है। ये भी पर फिर भी इसकी ना कई लोग आलोचना करते हैं, इस बात के लिए करते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रावधान डाल दिए हैं इसमें। और कुछ लोग कहते हैं ये उनकी निजता का हनन है, कुछ लोग कहते हैं उनके जीवन जीने की, स्वतंत्रता से जीवन जीने की उसका हनन है। तो ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, देखिए, हमने लिव इन रिलेशनशिप की बात आप कर रहे होंगे। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये देश की जो आधी आबादी है, आधी आबादी माने हमारी मातृशक्ति महिलाएं, वो आधी आबादी का पूरा कानून है। 50% आबादी का 100% का कानून समान नागरिक संहिता है। और दूसरा जो निजता वाली बात है, देखिए, निजता पर कहीं भी किसी की निजता को भंग नहीं किया जा रहा है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो इसमें पहले से निर्णय आए हुए हैं उसी निर्णय के अनुरूप हम आगे बढ़े हैं। और इसमें जो भी हमने प्रावधान किए हैं, यानी कि 18 साल का बेटा बेटियां चले जाते हैं, आपस में साथ में रहने लगते हैं, 23 साल का, 21 साल का, ये उस समय उम्र ही क्या होती है वो। और कई बार माँ बाप को भी पता नहीं होता है हमारे बेटे बेटियां कहाँ रह रहे हैं। और साथ में रहते रहते अच्छे संबंध होते हैं, अचानक खराब संबंध हो जाते हैं। उसके बाद आपने देखा है उसकी दुर्घटनाएं होती हैं। माँ बाप के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता, जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं होता। सूटकेसों में डेड बॉडियां पाई गई, टुकड़े टुकड़े फ्रिजों में पाए गए। मंतव्य तो अच्छा है। मंतव्य का इसके पीछे निजता भंग करना नहीं है, उनकी सुरक्षा हमारा उद्देश्य है। और हमने उत्तराखंड देवभूमि में शुरुआत की है इसकी, देवभूमि में शुरुआत की है। आप ये मानिए
बिल्कुल कि जैसे देवभूमि से गंगा निकलकर माँ गंगा सबको जो है जल और जीवन देने का काम करती है, वैसे ही जो ये हमारी गंगोत्री समान नागरिक संहिता की देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, वो सबको लाभ देगी आने वाले समय में। तो ऐसे ही ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, ऐसे जुमले चल पड़े हैं जो ऐसा लोगों को लगता है कि किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके जुमले गढ़े गए हैं या कार्रवाई की जा रही है। आपका मंतव्य तो था कि कानून की पालना हो, अतिक्रमण हटें, ये हो, तो ये शब्दों का ऐसा जाल बच गया है कि लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाते। एक हमारे यहाँ पर एक वर्ग ऐसा है, देश में है, वो केवल देवभूमि में नहीं है, देवभूमि तो फिर भी शुद्ध है बहुत, पूरे देश के अंदर है। हम कोई भी काम करते हैं तो उनमें उसमें राजनीति दिखाई देती है। देखिए देवभूमि के अंदर आपने कभी देखा मुझे जोर से बोलते हुए? हाँ, नहीं। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, 20-25 मिनट हो गए, मैंने 20 मिनट हो गए, और हमारी यही कार्य संस्कृति है। हम तो सबसे प्रेम से रहते हैं आपस में, भाईचारे के साथ, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक एक दूसरे से, बड़ा हम लोगों का प्रगाढ़ संबंध है। देवभूमि में सब लोग शांति से रहते हैं। लेकिन देवभूमि के अंदर अतिक्रमण करना, अवैध कब्जे करना, हमारी बहन बेटियों के साथ धोखे से बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण करवाना, मतांतरण करवाना, उनके जीवन से खिलवाड़ करना, या अगर कहीं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो वहाँ पर मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, हमला करना और सरकारी संपत्ति जला देना, लोगों की निजी संपत्ति जला देना, इसको लेकर हमने कहा कि भाई ये जिहाद है एक तरह से, क्योंकि ये एक योजना पूर्वक किया जा रहा है। 5000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अभी तक हमने इस अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। जो कहीं पर पीली चादर चढ़ा दी, कहीं हरी चादर चढ़ा दी, और उस पर नीचे जब उस पर खोदा गया, देखा गया, कुछ भी अवशेष नहीं है, और सरकारी जमीनों पर किया गया ये। तो मैंने पूछा, मंदिरों में नहीं पाया गया सर? जहाँ भी जो भी सरकारी अतिक्रमण पाया गया हमने सब हटाया है, और ये अतिक्रमण हटाया है, इसको कोई भी कभी भी जो है गलत नहीं कह सकता। दूसरा मैंने जो कहा, हमने धर्मांतरण के लिए कानून बनाया, और धर्मांतरण भी ऐसे ही हो रहा था। यहाँ पर कई सारे जगह मामले आ रहे थे, और जीवन के साथ बहन बेटियों के खिलवाड़ हो रहा था। और देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देखिए आपको भी कोई मिलेगा कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, देवभूमि से आया हूँ, तो आप कहेंगे कि आपकी उसके प्रति एक श्रद्धा होगी, एक भाव आएगा कि अरे देवों का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, देवभूमि, चारों धाम, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, पूर्णागिरी मैया का धाम, हाट कालिका मैया का धाम, यहाँ धारी देवी का हमारा, ऐसे अनेक स्थान यहाँ पर। तो एक ये नई बात कही है आपने, थूक जिहाद, वो क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो खाद्य सामग्री थी, खाद्य सामग्री में थूक रहे थे, उसको दूषित कर रहे थे, और एक वर्ग विशेष के लोगों का उसमें कहीं ना कहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि ये थूक जिहाद भी उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में नहीं चलेगा बिल्कुल किसी कीमत पर, और हमने कार्रवाई करी उस पर, और सख्ती से, भाई कोई आएगा, आप आए, आप यहाँ घूमने जा रहे हैं, आप देव दर्शन करने जा रहे हैं, आपके मन में क्या होगा कि देवभूमि में वीडियो वायरल हो रहा है कि थूका जा रहा है, उसके बाद जो है मसूरी का वीडियो, देहरादून का वीडियो, हरिद्वार का वीडियो, किसी अन्य स्थान का वीडियो, क्या लोग हमारे बारे में सोचेंगे? हमको शुद्धता के नाते जाने, स्वच्छता के नाम से जानते हैं, गंगा माँ की निर्मलता के कारण जानते हैं। तो हमने कहा ये किसी कीमत पर यहाँ नहीं चलेगा, और उस पर भी हमने सख्त कार्रवाई करी। और तो आप तो सख्त कानून, सख्त कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से एक आपने नकल विरोधी, पेपर लीक विरोधी कानून बनाया, तो वो भी बहुत कहते हैं लोग कि बहुत उसमें सख्त कानून बना दिया, उम्र कैद तक की सजा कर दी है। तो इसका वास्तव में कोई असर आया है लोगों के रोजगार पे, बहुत युवाओं के रोजगार के अवसर पे असर आया? इसका क्या बदलाव है? बहुत असर आया। और देखिए यहाँ कई सालों से चल रहा था, आए दिन पेपर लीक हो जाना, पेन ड्राइव से नकल हो जाना, नकल माफियाओं की साठगांठ से ऐसे लोगों का चयन हो जाना जिनकी कोई योग्यता नहीं है, और अच्छी योग्यता वाले, प्रतिभा वाले, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, जो माँ बाप अपने खर्चे न करके, अपनी पेट कम करके, पेट का खाना कम करके, पहनना कम करके, अपने निजी जीवन में कटौती करके अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे, उनका नंबर नहीं आता था, उनका आत्मविश्वास टूट रहा था, और लगातार पेपर होने के बाद आता था कि आज इसमें गड़बड़ी हो गई, यहाँ नकल माफिया ने कर दिया। हमने तो सबसे पहले सख्त कार्रवाई करी। जैसे हमारे सामने आया, हमने 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा।
हालांकि कठिन निर्णय था उस समय। हमने जब ये निर्णय लिया तो बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ अभियान चलाया, हमारी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया, नौजवानों को, युवाओं को उकसाने की कोशिश की, उनको बरगलाने की कोशिश करी। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे राज्य के भविष्य को देखना है, भविष्य को ठीक करना है, तो एक कड़ा निर्णय हमको लेना पड़ेगा। हमने पहले तो कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद हम नकल का कानून लेकर आए और उसका हमने बहुत अध्ययन करने के बाद कानून बनाया, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया, सारी संपत्ति जब्त करने का अधिकार उसमें सारा प्रावधान कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज की डेट में हमने 19,000 लोगों को नियुक्तियां प्रदान कर दी हैं राज्य में। 19,000 नियुक्तियां, जितनी राज्य स्थापना के बाद से पिछले 20-21 सालों में नहीं हुई, उससे ज़्यादा नियुक्तियां पिछले 2.5 सालों में, 3 सालों में हो गई हैं। और एक भी मामले में अब कोई नकल का मामला नहीं आ रहा है, सब पारदर्शिता से आ रहा है। और इससे बढ़िया बात क्या है कि मैं राज्य के सभी जनपदों में जाता हूं। अभी हमने पीसीएस परीक्षा का अंतिम परिणाम निकला है, हर जनपद से, चाहे उत्तरकाशी जनपद हो, टिहरी हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, चंपावत हो, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, हर जगह से 10 से कम किसी जनपद से जो है हमारे भाई बहन जो है जो परीक्षा में सेलेक्ट न हुए, ऐसे है नहीं। अच्छा। और और जो पहले एक भी परीक्षा में सिलेक्शन जिनका नहीं हो रहा था, हाँ। अब उनका एक साथ 4-4 परीक्षाओं में सिलेक्शन हो रहा है। ये तो फिर बहुत अच्छा परिवर्तन आया। और मैं सच बताऊं आपको, मैं कह नहीं सकता, मुझे लगता है कि भगवान की कोई कृपा रही होगी जो हमारी सरकार से जो है ये काम हुआ। तो ऐसे ही अब आप एक भूमि का कोई कड़ा कानून ला रहे हैं, तो मेरी जानकारी में कि अभी यहाँ उत्तराखंड में बाहर का कोई व्यक्ति 250 मीटर तक रिहायशी ज़मीन खरीद सकता है। तो ये सीमा भी ऐसे सुनने में प्रोग्रेसिव हिसाब से देखें तो कम लगती है। कोई व्यक्ति बाहर से आए, वो यहाँ सेकंड होम बनाए, वीकेंड होम बनाए, फार्म हाउस बनाए, तो 250 मीटर में कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, 250 मीटर देखिए पहले से बना हुआ एक कानून है, एक नियम पहले से बना रखा है, वो ठीक है। 250 मीटर हो या कम ज़्यादा जो भी बना, वो जिसकी जितनी ज़रूरत थी उतना वो खरीदे। हमने कभी मकान बनाने के लिए, अगर उसमें जैसे सुझाव भी आ रहे थे, कुछ तिवारी जी के समय में कुछ बना, उसके बाद कुछ उसमें चेंज हुआ, तो फिर आगे चलकर कुछ चेंज हुआ, हमने कहा कि हम इसकी सबकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जो अभी तक हमारा भूमि का कानून जो लागू है, लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ भी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ होटल बनाना है, आपको यहाँ रिजॉर्ट बनाना है, आपको कोई स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, या कोई आपको अन्य पर्यटन की किसी गतिविधि में इंडस्ट्री लगानी है, निवेश करना है, उसके लिए अलग प्रावधान है। उसमें कोई हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है। हम निवेश को तो आमंत्रित कर रहे हैं। और हमने पिछले साल ही जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट 3,54,000 करोड़ के हमारे लोगों से एमओयू हुए हैं, जिसमें से एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी हो रही है अभी। फिर इस भूमि कानून का खास क्या मकसद क्या है? नहीं, भूमि कानून देखिए, कुछ लोगों ने इसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया। आपने भूमि ली इंडस्ट्री लगाने के लिए और आप उसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये गलत है। आपको जो है हमने भूमि दिया रिजॉर्ट बनाने के लिए, जिसमें आप हमारे यहाँ रोजगार लाएंगे, आपने जो है वहां पर कुछ और काम शुरू कर दिया, आपने लैंड बैंक बना लिया, उसके बाद प्लॉटिंग शुरू कर दी वहां पर, आपने उसकी 143 किसी तरीके से करवा ली। अब भूमि जब्त हो रही लगातार, हर जिले में आप समाचार सुनिए, लगातार जब्त हो रही है हर दिन। कहीं 50 के मामले आ रहे हैं, कहीं 100 मामले आ रहे हैं पूरे राज्य के अंदर। हमने लोगों से अपील भी की है कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़कर भूमि खरीदी है, अब वो उत्तराखंड के लोगों को ही जमीन बेच रहे हैं। तो हमने अपील हमारे राज्य सरकार की तरफ से की गई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, कि राज्य के लोग ऐसी भूमियों को वापस न खरीदें, क्योंकि ये बड़ी सघन जांच होगी और इसमें जो है भूमि कानून के दायरे में आ जाएंगे सब। ऐसे ही एक एक्ट आपने दंगा रोधी एक्ट भी पारित किया है। वो मैं अभी आपको बोल रहा था, दंगा रोधी एक्ट भी देखिए, एक हमारे यहाँ पर, मैंने कहा शांत प्रदेश है। हमारी पहचान क्या है? जैसे मैं हूँ, आप कह रहे हो मैं शांति से रहता हूँ, तो यही हमारी पहचान है, यही हमारा परिवेश है। सीधे साधे लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, सबसे मिलजुल कर रहने वाले लोग। तो यहाँ कोई दंगा करे, यहाँ आगजनी करे, तोड़ फोड़ करे, तो उसको दंगा न करे, आगे चल के कुछ सबक तो मिलना चाहिए ना। सबक तभी मिलेगा जब कानून बनेगा। कानून बन गया है कि अब आप दंगा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, आगजनी करेंगे, तो उसकी सारी जो क्षतिपूर्ति है उसी से की जाएगी। हाँ, सही है। एक आपका ये भी कहा हुआ है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो राज्य की जो ये सरकारी अफसर हैं और ब्यूरोक्रेसी है, इनकी कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के लिए आपने कोई खास कदम उठाए? नहीं, लगातार देखिए, हमने कहा है कि
सरकारी अफसरों को सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र है सरकार का। और लगातार हम, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक वर्क कल्चर आया, उसी वर्क कल्चर को हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे। हमने कहा ये 10 to 5 वाली जो संस्कृति वो नहीं चलेगी और राज्य को आगे बढ़ाना है। इसमें सब लोगों को जो है नो पेंडेंसी के आधार पर काम करना है। तो मिनिमम गवर्नेंस में आपके मंत्री पद भी खाली पड़े हैं, मंत्रिमंडल का भी पूरा आपने गठन नहीं किया जितना 15% अलाउड होता है। अभी उस पर काम चल रहा है हमारा और वो उचित समय पर उस पर भी निर्णय हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मैं भी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी, अन्य लोग भी लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हम सब अधिकारी लोग भी हमारे काम पर लगे हैं, सारे लोग लगे हैं और एक टीम भावना के रूप में पूरे प्रदेश को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके श्रीमुख से इस शब्द निकले और इस शब्द कहीं और नहीं निकले। उन्होंने तो ये कहा है कि उत्तराखंड में विकास का यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है। और ये शब्द उनके मुख से निकले थे बाबा केदार के धाम में। और अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो उसकी हमारा जो भारत सरकार का नीति आयोग हर साल जो आंकड़े निकालता है, इंडिकेटर, एक इंडेक्स जारी करता है, उस इंडेक्स में उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है, पहले नंबर पर है। बेरोजगारी जो जहाँ घटी है 4.4% का हमारे यहाँ डिडक्शन हुआ है। आज हम स्टार्टअप के क्षेत्र में अब लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं, ईज ऑफ डूइंग है, इसमें भी हम प्रमुख स्थान पर आ गए हैं। निवेश लाने वाले राज्यों में भी हमारा राज्य भले ही छोटे राज्यों में आता है, लेकिन हम उसमें भी एक अच्छी खासी स्थिति में भारत सरकार के वह 1 से लेकर 5वें स्थान तक में हमारा स्थान बना हुआ है। इसके साथ साथ हमारी जो है GST ग्रोथ भी लगातार हुई है। हमारे राज्य का 1.3 गुना की वृद्धि हमारी GSDP में हुई है, जो लगभग 33% के आसपास होती है। आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम अपने को ऐसा बना रहे हैं कि भाई हमारी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में हो। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, केंद्र सरकार के सहयोग से हमको हर क्षेत्र में आज जो है, आज देख रहे होंगे आप, सड़कों का जाल बिछ रहा है, लाइनें, हमारी बिजली की लाइनें सब भूमिगत हो रही हैं, रेलवे का बड़ा ट्रांसफॉर्म चल रहा है यहाँ पर। देश के प्रमुख शहरों के लिए हमारे यहाँ से हवाई सेवा हो रही है। देहरादून का हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा हमारा चालू हो गया है, हवाई पट्टी। पंतनगर हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए जमीन इत्यादि हस्तांतरण की प्रक्रिया है। 2 हमारी हवाई पट्टियाँ और हैं छोटे से राज्य में, चिन्यालीसौड़ की और हमारी जो है गौचर की। हम उनको भी बात कर रहे हैं कि उस पर वहाँ से भी हवाई सेवा छोटे जहाज़ों की शुरू हो। हेली सेवाएं हम हर स्थान के लिए चला रहे हैं। उड़ान सेवा में हमारे अनेक प्रमुख स्थानों के लिए आज हेली सेवा चल रही है। ये जो 4 धाम है, ये 4 धाम उत्तराखंड की पहचान भी है और विशेषता भी है। तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे उड़ान सेवाओं की, हेलीकॉप्टर सेवाओं की, तो 4 धाम वाले हेलीकॉप्टर सेवाएं बहुत ही अपर्याप्त हैं। मौसम की वजह से कभी भी रुक जाती हैं, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो कभी यहाँ पे रोपवे को एक विकल्प के रूप में सोचा गया क्या? देखिए, रोपवे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए, रोपवे पर भी काम चल रहा है। हेली सेवाएं देखिए आप जितनी भी करिए, आप देखिए कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ 56 लाख यात्री आए थे। 56 लाख यात्रियों को तो हम हेली सेवा नहीं दे सकते। और वहाँ पर एक बैली होती हैं। आप बाबा केदार धाम जाएंगे तो आपको बैली मिलेगी, बद्रीनाथ जाएंगे तो आप बैली मिलेगी, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको बैली है। और वहाँ का एक कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी है, हेलीकॉप्टर की अपनी एक क्षमता है, जितनी मैक्सिमम क्षमता है, सुरक्षा भी हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। उस सबको देखकर कर रहे हैं। लेकिन अन्य स्थानों के लिए, धामों के आसपास के स्थान भी, क्योंकि अब इस बार हमको जो प्रॉब्लम हुई शुरुआत के दिनों में 4 धाम यात्रा में, कि यात्री बहुत ज़्यादा आ गए और हमको उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। यात्रा हमारी 4 धाम की जो है वो राज्य की बहुत बड़ी आर्थिकी है। 4 धाम लाइफलाइन है लोगों की। हमने जो इस बार कमियां रही हैं, जो उसको ठीक करना है, हम अभी से उसको शुरू करेंगे, अभी से हम ठीक करेंगे।
जिससे कि आने वाले समय में, और देखिए ये जो चारधाम यात्रा है, किसी ज़माने में ये यात्रा जैसी आज आसानी से यात्रा हो रही, इस प्रकार की यात्रा नहीं थी। वो यात्रा कठिन यात्रा थी। और चारधाम यात्रा कैसे आते थे आपको पता ही है पुराने समय में, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षित यात्रा, सरल यात्रा ये बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध, हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड को अगले साल 25 साल हो जाएंगे, तो आपका जो है रजत जयंती वर्ष होगा, वो शुरू हो जाएगा। तो अभी तक भी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है। जो देहरादून है ये विंटर कैपिटल है, जो आपका गैरसेन है वो समर कैपिटल है। तो क्या कोई स्थायी राजधानी का भी कोई है? अभी देखिए हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है, अभी हम बजट सत्र वहाँ करने जा रहे हैं, और मैं राज्य का मतलब राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं बिना सत्र के भी अब बहुत सारे काम वहीं से कर रहा हूँ। अच्छा। इस दौरान पिछले इसी नवंबर माह में मैं 13 तारीख को वहाँ मैंने एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था। हमने भूमि कानून जो हम लाने वाले हैं, हाँ जी, उस भूमि कानून की बड़ी बैठक हमारे कई सारे प्रबुद्ध पुराने लोगों के साथ बैठकर, अनुभवी लोगों के साथ हमने वहाँ योजना बनाई। पलायन निवारण आयोग हमारा, उसकी बैठक हमने करी। महिला समूहों के साथ हमने बैठक करी। और उसके बाद अभी फिर 18 तारीख को रात्रि को इसी को फिर मैं वहाँ गया, और उसके बाद उसके बगल का एक लगभग हमारी इस जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के पास का एक गांव है सारकोट। गांव को हमने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में अभी उसका चयन किया है। वहाँ पर प्रत्येक दिन कोई ना कोई गतिविधि हम कर रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएं पहुँचा रहे हैं। इसलिए राजधानी के आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र चल रहा है, काम चल रहा है, काम नहीं रुक रहा है। और राजधानी से हमारा यहाँ से भी चल रहा है, वहाँ से भी चल रहा है। तो चलिए, आज समय की सीमा है, और आपने जो उत्तराखंड के 25 वर्ष हो रहे हैं, तो उसके अगले 25 साल के विज़न का भी कोई प्लान बनाया है, उसकी भी बात करेंगे फिर आगे कभी। जी बिल्कुल। और इसी तरह से जो पर्यटन के क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे जो ये तीर्थ यात्रा का जो यहाँ पे इतना बड़ा स्कोप है, उसको भी अलग नए अंदाज में विकसित करने का आपने प्लान बनाया है। तो हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये सब प्लानिंग्स और ये विज़न ये सब सफल हों, और उत्तराखंड भारत के अग्रणी प्रदेशों में अपना नाम बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आप।